आज का डीप डाइव एक पहेली से शुरू होता है। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े शहर थे, लेकिन सिर्फ खेती के दम पर इतने विशाल शहर नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इनकी असली ताकत, इनका असली इंजन क्या था? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका राज उनकी खेती में नहीं, बल्कि उनके बंदरगाहों और बाजारों में छिपा है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ गेहूं और जौ की नहीं, बल्कि कीमती पत्थरों की है, धातुओं की है और समुद्री व्यापार की है। हड़प्पा का शहरीकरण असल में एक बहुत ही जटिल, एक अधिशेष आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका था। और इसका नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। हाँ, वहां तक। अच्छा, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत खेती से ही करते हैं, क्योंकि वो तो आधार था ही। जी, वो बुनियाद थी। हमारे स्रोतों में कालीबंगा के जुते हुए खेत और धोलावीरा के जलाशयों का जिक्र मिलता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वे सिर्फ गुजारे के लिए नहीं, बल्कि बाजार के लिए अतिरिक्त अनाज उगा रहे थे। सही कहा, वो एक मजबूत बुनियाद थी। देखिए, जब पेट भरने की चिंता खत्म होती है, तभी तो नई चीजें बनाने और सोचने का समय मिलता है। हाँ, ये तो है। और हड़प्पा के लोगों ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने विशेषज्ञ कारीगरी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जैसे चन्हूदड़ो और लोथल में मनके बनाने के कारखाने थे। जी, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, है ना? कार्नीलियन जैसे पत्थरों को तराशकर विदेशों में बेचा जाता था। मतलब ये एक तरह की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी। बिल्कुल। और सिर्फ मन के ही नहीं, वो धातु कर्म में भी माहिर थे। तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने के लिए वे लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ही उन्नत तकनीक है। बहुत ज्यादा। और तो और नागेश्वर और बालाकोट जैसे शहर तो सिर्फ शंख से बनी चीजों के लिए ही जाने जाते थे। ये शहर असल में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर थे। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि आज से हजारों साल पहले उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना जबरदस्त था। हाँ, मतलब अगर चीजें बन रही थीं तो कच्चा माल भी तो कहीं से आ रहा होगा। हाँ, और बहुत दूर दूर से। तांबा राजस्थान के खेतरी से आता था और ओमान से भी। ओमान से भी? अच्छा। जी। लाजवर्द यानी लैपिस लजूली वो अफगानिस्तान के शौरतुगई से मंगाया जाता था। और सोना वो आता था दक्षिण भारत के कोलार से। मतलब ये एक विशाल नेटवर्क था। एक बहुत बड़ा नेटवर्क। और इसका सबूत सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी मिला है ना? मैंने मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा के जिक्र के बारे में पढ़ा है। हाँ, मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही पुराना नाम था। मेसोपोटामिया के शहरों से हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। और लोथल का गोदीवाड़ा, वो डॉकयार्ड। हाँ, वो जो डॉकयार्ड है, जो दुनिया का सबसे पुराना माना जाता है, वो तो समुद्री व्यापार का साक्षात प्रमाण है। तो फिर एक सवाल मन में आता है, इतने बड़े व्यापार को, जिसमें अलग अलग जगहों के लोग शामिल थे, बिना किसी सिस्टम के कैसे चलाया जा रहा होगा? क्या वजन या माप का कोई स्टैंडर्ड तरीका था? ये बहुत अच्छा सवाल है। और व्यवस्था के बिना इतना बड़ा व्यापार संभव ही नहीं था। पूरे हड़प्पा क्षेत्र में आप देखिए, एक ही तरह के बाट मिले हैं। एक जैसे? हाँ, जो 16 के गुणांक पर आधारित थे। ओह। और उनकी सेल खड़ी की मोहरें, वो सिर्फ पहचान चिन्ह नहीं थी। अच्छा। वे एक तरह से आज के ब्रांड लोगो और सिक्योरिटी सील का काम करती थी। सामान के गट्ठर पर मोहर लगा दी जाती थी, ताकि ये पक्का हो सके कि माल सुरक्षित है। मतलब एक भरोसे पर आधारित संगठित व्यवस्था थी। बिल्कुल, भरोसे पर आधारित। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा की सभ्यता सिर्फ ईंटों और सड़कों का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक बेहद डायनामिक ट्रेडिंग एम्पायर थी। हाँ, कह सकते हैं। कारीगरों और व्यापारियों के नेटवर्क ने न केवल शहरों को अमीर बनाया, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से विचारों और संस्कृतियों को भी जोड़ा। बिल्कुल। जैसा कि इतिहासकार शारीन रत्नाकर कहती हैं, हड़प्पा की शहरी क्रांति विदेशी व्यापार की गतिशीलता पर टिकी थी। इन शहरों की धड़कन उनके खेतों में नहीं, बल्कि उनके व्यापारिक नेटवर्क्स में बसती थी। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हड़प्पा का पूरा शहरी ढांचा विदेशी व्यापार के इस जटिल जाल पर इतना ज्यादा निर्भर था, तो सोचिए जब ये व्यापारिक रास्ते किसी वजह से टूटे होंगे, तब उनके शहरों का क्या हश्र हुआ होगा।